नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसका पूरे देश को इंतजार था। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के अगले राष्ट्रपति के चुनाव की। भारत के अगले राष्ट्रपति के लिए नामांकन की घोषणा हो चुकी है और इस बार एनडीए यानी भाजपा समर्थित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने अपने उम्मीदवार के तौर पर सीपी राधाकृष्णन को चुना है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सीपी राधाकृष्णन कौन है, बीजेपी और एनडीए ने उन्हें ही क्यों चुना और ये चुनाव भारत की राजनीति को कैसे प्रभावित कर सकता है। तो चलिए इस खबर को आसान भाषा में समझते हैं ताकि हर आम इंसान समझ सके। सबसे पहले बात करते हैं इस चुनाव की। उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर 2025 को होने वाला है और उसी दिन वोटों की गिनती भी की जाएगी। यानी उस दिन हमें यह पता चल जाएगा कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। अगर कोई उम्मीदवार अपने नामांकन दाखिल करना चाहता है तो उसके पास 21 अगस्त तक का समय है और अगर कोई अपना नाम वापस लेना चाहे तो वो 25 अगस्त तक ऐसा कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चुनाव इतना जरूरी क्यों है। दरअसल उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है। ये न सिर्फ राज्यसभा का सभापति होता है बल्कि राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में उनकी जिम्मेदारियों को भी संभालता है। आपको बता दें कि मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया, लेकिन विपक्ष का कहना है कि उनके इस्तीफे की वजह से सरकार के साथ उनके कुछ मतभेद थे। खैर, वजह जो भी हो, उनके इस्तीफे के बाद यह पद खाली हो गया और अब एनडीए ने अपने उम्मीदवार के तौर पर सीपी राधाकृष्णन को चुना है। अब आते हैं मुख्य सवाल पर कि सीपी राधाकृष्णन कौन है। दोस्तों, इनका पूरा नाम है चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन। वर्तमान में ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और इससे पहले वो तेलंगाना, झारखंड और पुडुचेरी के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इनके पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो सीपी राधाकृष्णन का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ था और वो पिछले 4 दशकों से ज्यादा समय से तमिलनाडु की राजनीति में सक्रिय हैं। सीपी राधाकृष्णन ने अपने कैरियर की शुरुआत भाजपा की अधिकतर नेताओं की तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से की थी। 1974 में वो भारतीय जनसंघ की तमिलनाडु इकाई के सदस्य बने। भारतीय जनसंघ ही आगे जाकर बाद में बीजेपी बना था। 1996 में उन्हें तमिलनाडु बीजेपी का सचिव बनाया गया। फिर 1998 और 99 में वो कोयंबटूर से लोकसभा सांसद चुने गए। 2004 से 2007 तक वो तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब सवाल यह है कि बीजेपी और एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को ही उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार क्यों बनाया। दोस्तों, इसके पीछे कई बड़े कारण हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। पहला कारण है कि बीजेपी कई सालों से तमिलनाडु में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। तमिलनाडु में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है, लेकिन अभी तक वो वोट शेयर सीटों में परिवर्तित नहीं हो पाया है। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 2.6% था और 2016 में 2.9%। अब बीजेपी चाहती है कि उनका वोट शेयर दोहरे अंकों तक तो पहुंच ही जाए। और सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के कोयंबटूर से 2 बार सांसद रह चुके हैं। जाहिर सी बात है कि उनकी लोकप्रियता खासकर पश्चिमी तमिलनाडु में बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकती है। और 2026 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहती है। दूसरा कारण यह है कि सीपी राधाकृष्णन गाउंडर यानी कोंगू वेल्लालर समुदाय से आते हैं, जो कि तमिलनाडु का एक बड़ा ओबीसी या कहें कि पिछड़ा वर्ग वोट बैंक है। खासकर तमिलनाडु की पश्चिमी बेल्ट में ये समुदाय बहुत प्रभावशाली है। बीजेपी ने उन्हें चुनकर ओबीसी वोटरों को लुभाने की कोशिश की है, ऐसा कहा जा सकता है। अगर राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनते हैं तो वो जगदीप धनखड़ के बाद दूसरे ओबीसी उपराष्ट्रपति बनेंगे। ये बीजेपी का एक बड़ा सियासी दाव है क्योंकि ओबीसी वोटर पूरे देश में अहम माने जाते हैं, खासकर बिहार जैसे राज्यों में जहां जल्दी ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तीसरा कारण है तमिलनाडु में इस समय डीएमके की सरकार है जिसके मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन। राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं और उनकी छवि एक सौम्य और गैर विवादास्पद नेता की है। डीएमके के कुछ नेताओं ने पहले एक बार कहा था कि राधाकृष्णन एक अच्छे इंसान है, बस उनकी पार्टी गलत है। ऐसे में डीएमके के लिए उनका विरोध करना आसान नहीं होगा। अगर डीएमके उनका विरोध करती है तो तमिलनाडु के लोग इसे गलत समझ सकते हैं क्योंकि राधाकृष्णन तमिल हैं और अगर डीएमके उनका समर्थन करती है तो इंडिया गठबंधन में दरार पड़ सकती है। इसलिए इसे आप बीजेपी की शतरंज के खेल की तरह चेकमेट वाली चाल जरूर कह सकते हैं। चौथा कारण है कि राधाकृष्णन लंबे समय तक आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें चुनकर आरएसएस को भी संदेश दिया है कि वो उनकी विचारधारा को अहमियत देती है।
पिछले कुछ समय में आरएसएस और बीजेपी के बीच मतभेद की खबरें सामने आई थी, लेकिन बीजेपी जानती है कि दक्षिण भारत में विस्तार के लिए आरएसएस का संगठन रहना बहुत जरूरी है। राधाकृष्णन की साफ छवि और अनुशासित व्यक्तित्व उन्हें बीजेपी के खांचे में फिट करता है। खास बात यह है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में व्हिप लागू नहीं होता। व्हिप का मतलब है कि पार्टी अपने सांसदों को यह आदेश दे कि किसे वोट देना है और किसे नहीं, लेकिन इस चुनाव में सांसद अपनी मर्जी से वोट डाल सकते हैं। ऐसे में कई विपक्षी सांसद राधाकृष्णन को वोट दे सकते हैं, खासकर वो जो तमिलनाडु या ओबीसी समुदाय से जुड़े हैं। विपक्षी संगठन इंडिया ब्लॉक 18 अगस्त को इस बारे में फैसला लेगा कि वो अपना उम्मीदवार उतारेगा या नहीं, लेकिन राधाकृष्णन का विरोध करना उनके लिए आसान नहीं होगा। राधाकृष्णन सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक मल्टी टैलेंटेड शख्सियत है। उनके बारे में अगर बात करें तो वो कॉलेज में टेबल टेनिस चैंपियन और लंबी दूरी के धावक रह चुके हैं। उन्हें क्रिकेट और वॉलीबॉल का भी शौक है। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान जैसे कई देशों की यात्रा की है। उनकी सौम्य और दोस्ताना छवि की वजह से उन्हें तमिलनाडु में कोयम्बटूर का वाजपेयी भी कहा जाता है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। अगर सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनते हैं तो इसका असर भारत की राजनीति पर जरूर होगा। तमिलनाडु में बीजेपी को मजबूती मिलेगी, ओबीसी वोटरों का समर्थन बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात, दक्षिण भारत में बीजेपी की पैठ और गहरी होगी। तो दोस्तों, ये थी सीपी राधाकृष्णन और उपराष्ट्रपति चुनाव की पूरी कहानी। बीजेपी ने एक ऐसा दांव खेला है जो न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि पूरे देश की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। अब देखना यह है कि विपक्ष इस दांव का जवाब कैसे देता है। क्या वो राधाकृष्णन का विरोध करेगा या सर्वसम्मति से उन्हें समर्थन देगा? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के मंथन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।